हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रविचंद्रा और आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बना चुका था पर अचानक से वीडियो कट हो गई और इस वजह से मैं दोबारा से मुझे बनानी पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ निशान लग गए हैं, कोऑपरेट कीजिएगा। पूछा गया है फोटिक जोन मीन्स यानी कि प्रकाशीय मंडल क्या है? वह परत जिसमें प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, वह क्षेत्र जहाँ केवल प्रवाल भित्तियाँ स्थित हैं, समुद्र की वह परत जहाँ तक पर्याप्त प्रकाश पहुँचता है, महासागर की परत जहाँ सभी जैविक जीवन स्थित हैं। तो फ्रेंड्स, समुद्र की वह परत जहाँ तक पर्याप्त प्रकाश पहुँचता है यानी कि 100 मीटर तक जितना जो पर्याप्त प्रकाश पहुँचता है उसी को फोटिक जोन या प्रकाशीय मंडल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा है एल्बिडो के संदर्भ में सही अवरोही क्रम क्या है? फ्रेंड्स, जहाँ 4 अक्षर आएँ तो उसको बड़े से छोटे की ओर दर्शाएंगे। अगर आरोही 3 अक्षर आएँ तो छोटे से बड़े की ओर दर्शाएंगे। तो इसमें पूछा है अवरोही क्रम में यानी बड़े से छोटे की ओर, यानी बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम की ओर। तो फ्रेंड्स, वन काला पेवमेंट, बर्फ़ पानी, हिमपात वन जल काला पेवमेंट, वन जल बर्फ काला पेवमेंट, हिमपात वन काला पेवमेंट पानी। तो फ्रेंड्स, एल्बिडो का मतलब होता है कितनी मात्रा में सूर्य का प्रकाश आया और कितना उससे रिफ्लेक्ट होकर चला गया। तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तन होता है, वो हिमपात से होता है, उससे कम वन से होता है, उससे कम जल से होता है, उससे कम काला पेवमेंट। पेवमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स पदस्थली। पदस्थली यानी माउंटेन एरिया कह सकते हैं इसके, जो मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर दलदली क्षेत्र हो तो वहाँ पर जो प्रकाश की किरण आएंगी, सूर्य की किरण आएंगी, वो उसमें ऑब्जर्व यानी फंस कर रह जाती हैं, तो वो वापस नहीं जा पाती हैं। उसी को कहते हैं काला पेवमेंट या ब्लैक पदस्थली पेवमेंट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पूछा है महासागरीय प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति कौन सी है? यानी कि जो महासागरीय ओशेनिक फ्लो होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शक्ति क्या है? महासागरीय जल का घनत्व यानी कि ओशियनिक वाटर डेंसिटी, महासागर के पानी का तापमान का परिवर्तन यानी कि तापमान में परिवर्तन, प्रचलित हवाएं, ये लवणता। तो फ्रेंड्स, महासागरीय प्रवाह के लिए प्रचलित हवाएं जो है महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें निशान लग चुका है, आगे 2-3 प्रश्न के बाद में आगे है उसमें निशान लगा हुआ नहीं है फ्रेंड्स। पूछा है विषम मंडल में नीचे से ऊपर तक गैसों का क्रम। तो सबको पता है नाइट्रोजन एक भारी गैस है, उसके बाद 78% है, ऑक्सीजन 21% है, उसके ऊपर है, फिर हीलियम आती है, फिर हाइड्रोजन आती है। वैसे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन वगैरह आती हैं, फिर हीलियम, या तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी सही। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रवाल मुख्यतः निम्न में से मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। तो कारण क्या है कि जो प्रवाल जो है मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं? इसका कारण पूछा है। उच्च वर्षा, तो फ्रेंड्स उच्च वर्षा नहीं होगी। गर्म और आर्द्र जलवायु की स्थिति, ज़्यादा गर्म और ज़्यादा आर्द्र भी इसके लिए सही नहीं है। उपयुक्त तापमान की स्थिति, इसके लिए उपयुक्त तापमान होता है 20 से 21 सेंटीग्रेड। फ्रेंड्स, पूछा जाएगा इसके लिए आदर्श तापमान कितना होता है? तो 20 से 21 सेंटीग्रेड। ये भी पूछा जा सकता है अगर 20 से 21 ना दे कि प्रवाल होते हैं, कोरल होते हैं, वो कितने तापमान तक अपने आप को जीवित रख सकते हैं? तो 20 से 27 डिग्री तक अपने आप को जीवित रख सकते हैं। पूछा जाएगा इसके लिए उपयुक्त लवणता कितनी होनी चाहिए? ना ज़्यादा खारा हो ना ज़्यादा साफ पानी हो। तो उसके लिए 25 पीपीटी से 30 पीपीटी तक इसकी लवणता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक थोड़ा सा और है, एक पेज, 1 मिनट फ्रेंड्स। पूछा है कि निम्न में से किसे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक के रूप में जाना जाता है? फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, कवक या छोटी मछली। तो जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। ये वहाँ बनता है फ्रेंड्स जहाँ पर एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा आकर मिलती है तो कोहरे का निर्माण होता है, जो कि मछलियों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो फाइटोप्लैंक्टन इसका आंसर होगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करना है फ्रेंड्स। पूछा जाएगा भूमध्य रेखा पर किस तारीख को सूर्य कहाँ होता है, ये पूछा गया है। तो भूमध्य रेखा पर
21 मार्च और 22 सितंबर के बीच होता है सूर्य, और कर्क रेखा पर 21 जून को होता है, जो अपने आप होगा 21 जून को। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य चला जाता है तो 22 दिसंबर को होता है। कर्क रेखा में 21 जून को आ जाता है। वहीं भूमध्य रेखा में 21 मार्च और 22 सितंबर तक रहता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा है ऑर्थोग्राफिक और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन किसके द्वारा डिजाइन किए गए हैं। यानी जो ऑर्थोग्राफिक, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा। जो ऑर्थोग्राफिक है, ऑर्थोग्राफिक का मतलब जो पृथ्वी की जो वर्णन करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। स्टीरियो मतलब एक तरह से जो एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है। तो ऑर्थोग्राफिक और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन किसके द्वारा डिज़ाइन किए गए थे। थेल्स के द्वारा, एराटोस्थेनीज के द्वारा, हिप्पार्कस के द्वारा या एनेक्सिमेंडर के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये किए गए थे हिप्पार्कस के द्वारा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा है ऑक्सीजन आइसोटोप विश्लेषण का अध्ययन किससे संबंधित है। यानी जो ऑक्सीजन का आइसोटोप होता है, एक तरह से ये होता है फ्रेंड्स, जब ऑक्सीजन आइसोटोप ये होता है जब बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, एयर प्रदूषण हो जाता है, एयर पॉल्यूशन। तो एक जो शहर होता है यानी कि नगर होता है, उसके ऊपर एक आइसोटोप जैसा एक माहौल बन जाता है, बहुत ज़्यादा एक ऊपर एक घना वो बन जाता है स्मोक की तरह। उसको ऑक्सीजन या आइसोटोप कहते हैं। ये काफ़ी ऑक्सीजन को अपनी ओर ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे कि बहुत सारी जो बीमारियां होने लगती हैं। तो जो ऑक्सीजन आइसोटोप है फ्रेंड्स, ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। इस शहर के लिए ऑक्सीजन आइसोटोप का प्रयोग किया गया है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा है लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, तो इसमें कौन सी पुस्तक किसकी है। तो पूछा जाएगा होमर की कौन सी है, हिकेटियस की कौन सी है, स्ट्रैबो की कौन सी है, टॉलेमी की कौन सी है। भूगोल की रूपरेखा यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे ज्योग्राफी ऑफ आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की रूपरेखा, ये फ्रेंड्स टॉलेमी की है। और फ्रेंड्स पूछा जाएगा स्ट्रैबो की यानी कि ऐतिहासिक संस्मरण, यानी कि ऐतिहासिक संस्मरण का मतलब होता है मेमोयर। ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल मेमोयर। तो फ्रेंड्स ये हिस्टोरिकल मेमोयर्स जो है स्ट्रैबो की बुक है। इसको ऐतिहासिक इतिवृत्ति भी कहा जाता है। इतिवृत्ति या संस्मरण या ऐतिहासिक मेमोयर या हिस्टोरिकल मेमोयर। फिर पूछा जाएगा हिकेटियस की कौन सी है, तो हमें पता है हिकेटियस की जस्ट पीरियड्स से। और पूछा जाएगा होमर की कौन सी है, तो होमर की इलियड्स और ओडिसी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स ये। तो ए का 3 और बी का 4 यानी कि आंसर होगा इसका फ्रेंड्स सी। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। ये पहले ही बना चुका था मैं, लेकिन किसी कारण से जो है फ्रेंड्स वीडियो स्टक हो गई, यानी रुक गई थी, और काफ़ी शायद इसकी मेमोरी फुल हो गई थी, जिससे वीडियो बीच में रुक गई। तो इसमें कुछ निशान पहले लग चुके थे, थोड़ी प्रॉब्लम आई इसको दोबारा बनाने में। तो फ्रेंड्स मैं कल और इससे और अच्छे प्रश्न लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऑक्सीजन आइसोटोप है, ऑर्थोग्राफिक, हिस्टोरियोग्राफिक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बनाने की कोशिश की, क्योंकि इस तरह से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, जो लेवल के क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ। तो कोशिश करूँगा कल इससे भी अच्छे और प्रश्न लाने की। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।